स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल पे और मेरे इस न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज नेटवर्क का सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क थ्योरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया था कि कैसे सिस्टम में हम लोग नेटवर्क थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे अबाउट दैट सिस्टम, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम वेयर वी कैन अप्लाई नेटवर्क थ्योरी। क्लियर? तो सबसे पहला जो पॉइंट था जो कि मेरा क्या था, लीनियर सिस्टम था। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या था आपका, लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम हम लोग किसको कहेंगे और लीनियर नेटवर्क हम किसको कहेंगे? मतलब वैसा सिस्टम जिसका आउटपुट इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हो। ठीक है, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर सिस्टम कहेंगे। और नेटवर्क अगर हमको कहना होगा तो वैसा नेटवर्क जिसका आउटपुट हमको इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर नेटवर्क कहेंगे। मतलब लीनियर नेटवर्क और सिस्टम के केस में हम लोग नेटवर्क थ्योरी का यूज कर सकते हैं। नेटवर्क थ्योरी का यूज करने का मतलब इसके अंदर में हम जो कुछ भी पढ़ने जाएंगे, जितना कुछ भी हम पढ़ेंगे उसको हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट सिस्टम वेयर आउटपुट इज directly proportional to its input। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका मान लेते ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब ये आपका जो कर्व होगा कहां से पास करना चाहिए, ये आपका ओरिजिन से पास करना चाहिए। ये मे बी थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। जब हम इनपुट को रिवर्स कर देंगे तो आउटपुट भी मेरा क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। इन डायरेक्ट कंडीशन हम इसको क्या कहेंगे कि मेरा सिस्टम कैसा है, लीनियर सिस्टम है और लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन हम लोग इस नेटवर्क थ्योरी के अंदर में कहेंगे कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, और लीनियर और नॉन लीनियर से रिलेटेड आप डिस्कशन ट्रांसफार्मर में भी देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है वो डिवाइस आपका लीनियर नहीं होता, वो आपका क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो वहां पे हम लोग को अगर सपोज नेटवर्क थ्योरी अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम नॉन लीनियर है तो वहां पे नेटवर्क थ्योरी अप्लाई ही नहीं कर सकते और उसको किसी भी तरीके से हम वहां पे नेटवर्क थ्योरी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं, वहां पे भी हम लोग नेटवर्क को अप्लाई करते हैं, बट सर्टेन एजम्पशन वहां पे करना पड़ता है। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस वहां पे अप्लाई करना होता है, उसके बाद जाकर के हम वहां पे नेटवर्क थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम नॉन लीनियर ही है और हम चाहेंगे नॉन लीनियर सिस्टम पे डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए कि हम डायरेक्टली यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी अप्लाई करना चाहते हैं, तब हम वहां पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिस्टम नॉन लीनियर होगा तो उसको लीनियराइज करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम वहां पे नेटवर्क थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और आगे भी हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि लीनियर सिस्टम को कैसे पहचानते हैं कि कब मेरा लीनियर होगा, कब मेरा नॉन लीनियर होगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट मेरा क्या था, सेकेंड पॉइंट बायलैटरल सिस्टम। बायलैटरल सिस्टम, तो बायलैटरल सिस्टम हम किसको कैसे सिस्टम को कहेंगे? बायलैटरल करने का मतलब दोनों साइड है ना, दोनों साइड करने का मतलब मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम का ये मेरा इनपुट है तो इधर मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो अगर हम इनपुट अप्लाई करेंगे इनपुट साइड में, मान लेते हैं कि ये मेरा इनपुट साइड, फॉर एग्जांपल ये वन साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट साइड। ठीक है, इनपुट साइड अगर हम अप्लाई करते हैं इनपुट, आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम सपोज इंटरचेंज कर रहे, इसके इनपुट को हम आउटपुट साइड में अप्लाई करें
और आउटपुट को हम इनपुट साइड में अप्लाई कर मतलब देखना चाहें, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि अगर इनपुट को इंटरचेंज कर दे, अगर इनपुट को हम इंटरचेंज कर दे, तो अगर हमको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, सेम आउटपुट अगर हमको यहाँ पे मिलेगा, तो इन दैट कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा सिस्टम क्या होगा, बायलैटरल सिस्टम होगा। ठीक है, तो बायलैटरल सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द सिस्टम where if we interchange its input, then we will get same output, और यहाँ पे हम लोग रेशियो भी देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है वो मेरा फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में मेरा क्या मिल रहा है। ठीक है, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर सपोज हम एक सिस्टम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में हम लोग इनपुट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इनपुट हम अप्लाई किए, ठीक है, तो आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और अगर सपोज हम इधर साइड इनपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमको आउटपुट कहां पे मिलना चाहिए, आउटपुट हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अगर हम जो इनपुट हम यहाँ पे अप्लाई किए, उसके अकॉर्डिंग जो हमको आउटपुट मिला, मान लेते हैं कि इनपुट यहाँ पे x1 हम अप्लाई किए, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, y1। ठीक है, और अगर सपोज हम यहाँ पे इनपुट x1 अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, y1। ठीक है, तो अगर आप दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इनपुट बाई आउटपुट का, x1 बाई y1। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो x1 अपॉन y1, तो दोनों जगह पे रेशियो क्या है आपका, सेम है। और जब सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा सिस्टम कैसा है, बायलैटरल सिस्टम है। और इस बायलैटरल सिस्टम के केस में हम लोग नेटवर्क थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ये x1 है, हम यहाँ पे अगर सपोज 2x1 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, अगर हम यहाँ पे 2x1 अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए, बताइए, 2y1 मिलना चाहिए। इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं क्या कि ये सिस्टम कैसा होगा, बायलैटरल सिस्टम होगा, बिकॉज हम इनपुट को 2 टाइम्स कर दिए तो आउटपुट भी मेरा क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। मतलब रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट केस में भी और सेकेंड केस में भी। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, बायलैटरल सिस्टम कहेंगे। क्लियर। इसके बाद थर्ड नंबर जो मेरा है, थर्ड नंबर दैट इज द पैसिव सिस्टम। थर्ड नंबर पैसिव सिस्टम। देखिए, इन सब चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बुक में जाएंगे देखने के लिए तो बुक में आपको ये सब चीज नहीं मिलेगा, और जब एग्जाम में आप बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां पे ऑप्शंस होंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वी कैन नॉट अप्लाई नेटवर्क थ्योरी, तो या नेटवर्क थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर विच सिस्टम, तो वहां पे 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो ऑप्शन को जानना और उसके बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको टिक कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड चीज आपके दिमाग के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहा हूं। आप बताइए पैसिव सिस्टम क्या होगा। पैसिव सिस्टम, इट इज दैट सिस्टम where the algebraic sum of power is equal to 0। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि पैसिव सिस्टम कैसे सिस्टम को बोलते हैं, जहां पे अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर करने का मतलब, जब भी हम अल्जेब्रिक का बात करते हैं तो वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड इंक्लूड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सोर्स है, ठीक है, कोई सोर्स है,
तो सोर्स क्या होता है, पावर को डिलीवर करेगा। अगर अगर कोई सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा है तो उस केस में उसका पावर जो है निगेटिव लेते हैं हम लोग। और कोई अगर ऐसा एलिमेंट है जो कि पावर को कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में हम उसके पावर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइव रखने के लिए, अपने आप को लाइव रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन क्या हो रहा है, हम एक टाइप का एनर्जी ले रहे हैं। तो जब हम एनर्जी को ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम बोल सकते हैं कि हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो अपने अंदर हम रख रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव पॉजिटिव पावर, वी आर टेकिंग पॉजिटिव पावर। हम लोग क्या करें, पॉजिटिव पावर को ले रहे हैं। लेकिन जो दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव। वो पावर क्या हो रहा है उसका, निगेटिव, क्योंकि वो दे रहा है। और जो कंज्यूम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पावर। ठीक है, तो वैसा एलिमेंट जो पावर को कंज्यूम कर रहा होगा उस केस में उसका पावर पॉजिटिव लेंगे, और वैसा एलिमेंट जो पावर को डिलीवर कर रहा होगा उस केस में उसके पावर को निगेटिव लेंगे। ठीक है, डिटेल्स डिस्कशन हम लोग नेटवर्क थ्योरी के अंदर में करेंगे। ठीक है, इसका मतलब उस दोनों का सम मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 करने का मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब। मतलब वैसा सर्किट और नेटवर्क जिसमें कि ये कंडीशन फॉलो हो रहा, टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू क्या हो रहा, टोटल पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। इन दैट सर्किट वी कैन अप्लाई नेटवर्क थ्योरी। क्लियर? नाउ अब हम लोग चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लंप्ड सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आपको पावर सिस्टम में भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि पावर सिस्टम में भी आप लोग को डिस्कशन किया जाएगा, तो दोनों का लिंक अप हो जाएगा आपका एक का दूसरे के साथ में। ठीक है, तो फोर्थ नंबर जो मेरा है, फोर्थ नंबर दैट इज द लंप्ड सिस्टम। फोर्थ नंबर इज द लंप्ड सिस्टम। अब लंप्ड सिस्टम किसको बोलते हैं, शायद पहली बार आप नाम सुन रहे हैं इसका। ठीक है, तो देखिए लंप्ड सिस्टम का अगर रिवर्स टर्म अगर आप जानना चाहेंगे तो उसका रिवर्स टर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, लंप्ड का रिवर्स मतलब अपोजिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका मतलब अगर हम लंप्ड सिस्टम के लिए नेटवर्क थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए नेटवर्क थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लंप्ड सिस्टम के लिए नेटवर्क थ्योरी अप्लाई करते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए नेटवर्क थ्योरी हम लोग अप्लाई नहीं करते। अब लंप्ड सिस्टम होता क्या है, तो देखिए हम समझते हैं इसको। ये लैम्डा मतलब क्या, वेवलेंथ। इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई एफ। ठीक है, ये v क्या है, v है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब वेलोसिटी, और ये आपका क्या है, f आपका फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल पर सेकेंड, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम लोग 50 हर्ट्ज अगर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज है, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं कि 50 साइकिल पर सेकेंड कवर कर रहा है कोई भी वेव, है ना। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो वेव आपका 1 सेकेंड में 50 साइकिल कवर कर रहा है, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया साइकिल पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट आपको जानते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, इतना मीटर पर साइकिल, इतना मीटर पर साइकिल। तो वेवलेंथ को अगर आप देखिए, सपोज इसको अगर हम दिखाए ग्राफिकली, अगर हम दिखाए
तो मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवल करेगा, मानते हैं कि इस तरीके से आपका ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल करने में वन साइकिल में जितना मीटर कवर करेगा, देखिए मीटर पर साइकिल मतलब वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना मीटर ट्रेवल करेगा मेरा वेव, उसी मीटर उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो एक साइकिल देंगे, अगर मान लेते हैं कि इस पीक से इस पीक तक मेरा एक साइकिल होगा, मतलब इस पीक से इस पीक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वेव का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेवलेंथ हो गया। तो अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ मान लेते हैं कि 1 मीटर है, ठीक है, मतलब कि वन साइकिल में वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, वन साइकिल में 1 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। जितना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका वेलोसिटी अगर हम देखें तो लाइट के वेलोसिटी के इक्वल हम लोग ले सकते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, मान लेते हैं कि f इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 30 हर्ट्ज ले रहे हैं, f इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 3 हर्ट्ज ले रहे हैं, पहले 3 हर्ट्ज लेते हैं, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन लैम्डा कितना मिलेगा, लैम्डा कितना मिलेगा, v बाई एफ, ठीक है। v आपका कितना है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 3, मतलब 10⁸ साइकिल, सॉरी मीटर पर साइकिल, 10⁸ मीटर पर साइकिल, ठीक है। सेकेंड केस, अभी आपको समझने में दिक्कत होगा, अभी हम केस ले लेते हैं उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। f इज इक्वल टू फिर लेते हैं, मान लेते हैं कि 300 इंटू 10⁶ हर्ट्ज ले रहे हैं, ठीक है, 300 इंटू 10⁶ है, मतलब इसको बोल सकते हैं 300 मेगा हर्ट्ज। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा लैम्डा, इस कंडीशन में लैम्डा हमको मिल जाएगा v बाई एफ दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन एफ कितना है, तो 300 इंटू 10⁶। तो यहाँ पे आप देखिए 10⁶ है इंटू 2 10⁸ और फिर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा हमको 1 मीटर पर साइकिल, ठीक है। सेकेंड में हम लेते हैं f इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन लैम्डा कितना मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ, मतलब ये आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन एफ कितना है 300 इंटू 10⁹, क्लियर। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 इंटू 300 3000, 3 बाई 3000 कितना मिलेगा 1 बाई 1000, ठीक है, मतलब 1 mm पर साइकिल, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस वेव का हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं, उस वेव का हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट में हम लिए कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी आपका 3 हर्ट्ज है, तो जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज होगा तो उस केस में हमको वेवलेंथ कितना मिलेगा 10⁸ मीटर पर साइकिल। दैट मीन्स कि एक साइकिल में मतलब इस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 साइकिल में 10⁸ मीटर कवर करेगा, 10⁸ मीटर डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, क्लियर।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी 300 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका लैम्डा कितना मिला आपको, 1 मीटर पर साइकिल। इसका मतलब कि वन साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। और अगर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी 300 इंटू 10⁹ हर्ट्ज अगर लेते हैं, तो इस केस में लैम्डा हमको कितना मिला है, 1 mm पर साइकिल। मतलब एक साइकिल में 1 mm डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो तीनों का मीनिंग हमको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि अगर सपोज हम एक वायर ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं, ठीक है, वायर, और इस वायर का लेंथ है आपका 1 मीटर। वायर का लेंथ कितना है आपका, 1 मीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट वाला, अगर हम F = 3 हर्ट्ज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे F = 3 हर्ट्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम अप्लाई करेंगे, तो आप बताइए कि इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में, इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना साइकिल कवर करेगा, 1 मीटर को कवर करने में कितना साइकिल कवर करेगा। देखिए 10⁸ मीटर कवर कर रहा है 1 साइकिल में, ठीक है, लेकिन इसको ट्रेवल करना है ओनली 1 मीटर, तो कितना साइकिल लगेगा, तो इसको साइकिल लगेगा 1/10⁸ साइकिल। 10⁸ आप जान रहे हैं कितना बड़ा नंबर है, 10⁸ कितना बड़ा नंबर है, और 1/10⁸ कितना स्मॉल नंबर हो सकता है ना। तो ये जो साइकिल आपको पता भी नहीं चलेगा। 1/10⁸ मतलब 10⁻⁻8 साइकिल, मतलब नेग्लिजिबल, जीरो के अराउंड, एकदम जीरो ही समझिए इसको, ठीक है। मतलब जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, इंस्टेंटेनियसली यहां पे आपका अपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको साइकिल बहुत ही कम लग रहा है, बहुत कम साइकिल इसको लग रहा है टू ट्रेवल 1 मीटर डिस्टेंस। अगर 100 मीटर भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/10⁻6 10⁻⁻6 साइकिल, वो भी बहुत ही स्मॉल साइकिल होगा। अगर आप 10⁻3 10⁻4 मीटर भी लेते हैं तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो उस केस में साइकिल आपको क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। अब आते हैं सेकेंड केस में। अगर हम F = 300 और इंटू 10⁻6 हर्ट्ज अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, 300 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज अगर हम अप्लाई करते हैं, तो इन दिस कंडीशन हमको कितना लगेगा, 1 मीटर पर साइकिल। मतलब 1 मीटर को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, 1 साइकिल लगेगा इस केस में, है ना। मतलब इस कंडीशन में हमको कितना लगेगा, 1 साइकिल लगेगा टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 1 साइकिल लगेगा। ये सब बताना क्या चाह रहे मुझे बताइए तो पहले, अभी आपको समझ में आएगा। थर्ड नंबर, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं तो F = 300 इंटू 10⁹ हर्ट्ज को अगर हम अप्लाई करेंगे तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा। देखिए एक साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 1 mm का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस फ्रीक्वेंसी का जो वेव है 1 साइकिल में सिर्फ 1 mm का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना साइकिल लगेगा, तो इस केस में इसको 10⁻3 साइकिल लगेगा, है ना, 10⁻3 साइकिल लगेगा। तो आप बताइए कि कौन सा वो केस है जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल लग रहा है, केस नंबर 3, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें कि सबसे कम साइकिल लग रहा है, केस नंबर 1। अब बताइए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे आया और तुरंत का तुरंत यहां पे आ गया, तो आपको जरूरत है कि डिस्टेंस को
हम इस डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करें, मान लेते हैं कि ये चीज यहाँ पे अपियर हुआ, तुरंत यहाँ पे आ गया, तो क्या ये डिस्टेंस का इंपॉर्टेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सब इस 1 मीटर को 100 मीटर या 1 किलोमीटर भी बना देंगे तो भी आपको साइकिल बहुत कम लगेगा। जैसे ही ये वेव यहाँ पे आएगा, इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे अपियर हो जाएगा। मतलब we do not require to consider the wave propagation। मतलब या बोल सकते हैं कि साइकिल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइकिल को हमको कंसिडर करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। साइकिल को कंसिडर नहीं करने का मतलब हुआ कि वेव प्रोपेगेशन को कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, उसके प्रोपेगेशन को लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आते हैं केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या लग रहा है? 1 साइकिल लग रहा है। मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 1 साइकिल लग रहा है। 1 साइकिल, एक साइकिल का हमको जरूरत है। तो अगर एक साइकिल जो है फाइनाइट नंबर है और कंसिडरेबल नंबर है, तो इन दैट कंडीशन हमको वेव प्रोपेगेशन को ट्रेवल करने का या उसको लेने का हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। उस केस में हम वेव प्रोपेगेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल यहाँ पे लग रहा है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अगर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन को कंसिडर नहीं करेंगे तो मेरा वेव ट्रेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा मतलब फेल हो जाएगा। मतलब फेल नहीं, हम वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मेरा रिजल्ट हमको गलत मिलेगा। रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। और हम उस केस में इस साइकिल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली इस केस में अगर हम देखें तो 10 to the power 3 साइकिल लग रहा है। 10 to the power 3 साइकिल लग रहा है। मतलब अगर हमको यहां से यहां तक वेव को ट्रेवल कराना है तो यहां पर से इसको वेव को 10 to the power 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। कितना? 10 to the power 3 टाइम्स साइकिल इसको कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पे पहुंचेगा। तो इन दिस कंडीशन ऑल्सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेव प्रोपगेशन। मतलब उस केस में हमको वेव प्रोपगेशन को लेना पड़ेगा। तो जहां पे हम वेव प्रोपगेशन को कंसिडर करेंगे वो सिस्टम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा। और जिस कंडीशन में हम लोग वेव प्रोपगेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, उसके साइकिल को कंसिडर नहीं करेंगे, वो सिस्टम आपका क्या होगा? लंप्ड सिस्टम होगा। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? लंप्ड सिस्टम कहेंगे। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास वायर है 1 मीटर का, यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई की, यहाँ पे हमको करंट मिला, तो हम लोग क्या करते हैं? इस वायर का रेसिस्टेंस लेते हैं और उस वायर का रेसिस्टेंस 1 मीटर के लिए कितना रेसिस्टेंस? मानते 1 ओम रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपली उस वायर के लिए हम लोग 1 ओम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस वायर के लिए मानते हैं आपका 1 मीटर का वायर है, तो इस वायर के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मानते हैं 1 ओम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को हम लंप्ड कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरा कम है। फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है? कम है। हम लोग अगर लाइन फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगा। तो पर 1 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर वी डू नॉट रिक्वायर टू कंसिडर द वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन को कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। मतलब इस पूरे लेंथ ऑफ वायर को हम लोग सिंपली 1 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर सपोज हम 3 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, जनरली हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? F = 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं 10 to the power 5 मीटर ले लेते हैं, या 10 to the power 6 मीटर डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं वायर का लेंथ ऑफ वायर हम ले लेते हैं 10 to the power 5 मीटर या 10 to the power 6 मीटर, तो इन दिस कंडीशन 10 to the power -2 साइकिल लगेगा। 10 to the power -2 साइकिल मतलब 0.01 साइकिल है, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है, जीरो के नजदीक नहीं है, एक कंसिडरेबल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं लेकिन लेंथ ऑफ वायर मेरा बहुत ज्यादा होगा, 10 to the power 3, 10 to the power 5, 10 to the power 6 मीटर अगर अराउंड होगा, तो इन दिस कंडीशन हम लोगों को
इतना साइकिल लगेगा और इस कंडीशन हम लोग उस पूरे लेंथ ऑफ वायर को सिंगल रेजिस्टेंस से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिस्टम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि वहां पे वेव प्रोपगेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और जहां पे वेव प्रोपगेशन को कंसिडर नहीं करना होगा वहां पे उस सिस्टम को क्या कहेंगे? लंप्ड सिस्टम कहेंगे। और लंप्ड सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि उस पूरे लेंथ ऑफ वायर के लिए हम सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम 1 ओम से सिंपली दिखा सकते हैं। लेकिन इस लेंथ ऑफ वायर के लिए फॉर दिस फ्रीक्वेंसी रेंज हम सिंगल रेजिस्टेंस से नहीं दिखा सकते। तो जब आप लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो इस केस में आपको बताया जाएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो उस केस में हम देखेंगे या आप लोग सीखेंगे कि उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कि लेंथ ऑफ वायर के लिए सिंगल रेजिस्टेंस टर्म ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे इंटर करते हैं तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग लेंथ ऑफ वायर का जो लेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है, और उस केस में हम लंप्ड सिस्टम नहीं ले सकते। उस केस में हमको डिस्ट्रीब्यूटेड लेना होता है और वेव प्रोपगेशन को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। पावर सिस्टम में भी बताया जाएगा लंप्ड सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, और साथ में आपको ये बताया जाएगा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेते हैं तो उस केस में हम कैसे वेव प्रोपगेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि लंप्ड सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका क्या होता है। क्लियर? तो लंप्ड सिस्टम को हम जनरली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंस्टैन्टेनियसली यहाँ पे अपियर हो जाएगा दूसरे इंड पे, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? लंप्ड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम किसको कहेंगे? जब हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको वन इंड टू अनदर इंड ट्रेवल करने में कुछ साइकिल उसको अगर लग रहा है, कुछ साइकिल कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो इन दैट कंडीशन हम उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी हम लोग कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? लंप्ड सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत मजा आया होगा आपको सीखने में, और शायद ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है बुक में कितना भी चले जाइए, बुक में आपको ये सब कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं रहता है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से इसका डिस्कशन किया, और ऐसा बहुत कुछ मैं नेटवर्क में आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, और बहुत मजा आने वाला है इस पूरे सिलेबस में। चाहे वो नेटवर्क हो गया हो, या एनालॉग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हो, पावर सिस्टम, मशीन हो गया हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका मतलब सारा सब्जेक्ट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो जो स्टूडेंट मुझे पहली बार देख रहे हो या जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, वो आप मेरे से पढ़ सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। आप लोग 31 तक ऑफर दिया गया आप लोगों को 10% का, उसके बाद ऑफर नहीं है। और एग्जाम, जैसा कि एग्जाम का नोटिस आप लोग को आ गया, 26 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला, तो एग्जाम के कुछ दिन पहले हम आप लोग को छोड़ देंगे। और अभी जो सिलेबस चलेगा मतलब धीरे धीरे ही चलेगा। ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं चलाएंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम का भी प्रेशर है। तो एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग रन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, बट एग्जाम जो है डिले होने की वजह से आपका क्लास जो है हम स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि कुछ कुछ बेसिक मैं आइडिया आप लोग को देते रहूं बीच बीच में, और आप लोग सीखते रहे, ताकि जब एग्जाम खत्म हो जाए तो आप आसानी से आप पढ़ सके और हम सिलेबस भी आसानी पूर्वक अच्छी तरीके से हम कवर करा पाए। ठीक है, सो अगर कोई स्टूडेंट को अगर नहीं पता होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, मेरे लेक्चर को शेयर करेंगे, मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे। और अगर ये चीज समझ में आ गया हो आपको ये कॉन्सेप्ट, तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को। और इसके बाद जो टॉपिक है, मतलब इसके बाद फाइनाइट हो गया और टाइम इन्वेंट सिस्टम हो गया, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सीखने का है उसमें भी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो दैट मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। सो थैंक यू।